तिवारी एकेडमी में फिर एक बार सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित में पाठ 1 के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। इससे पहले की वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, विद्यार्थी वहां से जाकर देख सकते हैं। और एक बात और, कोशिश करें कि 1 घंटे से ज़्यादा कभी भी यूट्यूब या सोशल मीडिया कुछ भी प्रयोग ना करें। जितना ज़्यादा आप सोशल मीडिया या यूट्यूब को देखेंगे उतना ज़्यादा डिप्रेशन आएगा, कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। अगर आपको मैथ में, खास तौर पे देखो गणित पे अगर कॉन्फिडेंस चाहिए आपको, तो अपनी स्कूल की पाठ्यपुस्तक उठाओ और उसमें से एक एक प्रश्न को स्वयं हल करके देखो। अगर दिक्कत आती है तो अपने टीचर्स देखो, या उसके लिए आप यूट्यूब या वेबसाइट को देख सकते हैं। अब हम ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। ये वीडियो कुछ उन महत्वपूर्ण प्रश्नों में से है जो पेपर में आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, 56 और 72 का महत्तम समापवर्त d है। देखो, हमें 56 और 72 का महत्तम समापवर्त निकालना है और वो d के बराबर रखना है। तो पहले हम 56 और 72 का महत्तम समापवर्त निकालते हैं। पहले 56 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम। 56 2 से भाग किया इसको, तो 2 दूनी 4, 2 अठे 16, फिर 2 से किया 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 से किया 7 आया और 7 से किया 1 आया। मतलब 56 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे 2 की घात 3 गुणा में 7। अब हम करते हैं 72 का अभाज्य गुणनखंड। 72 को किया 2 से तो 36 आ गया, फिर 2 से किया 18 आ गया, फिर 2 से किया 9 आया, फिर 3 से किया 3 और फिर 3 से किया तो 1 आ गया। तो 72 का अभाज्य गुणनखंड आ गया है 2 की घात 3 गुणा में 3 की घात 2। अब देखो, ये तो 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 गुणा में 2 की घात 3 की घात 2। अब महत्तम समापवर्त के लिए हम क्या करते हैं? महत्तम समापवर्त जो होता है, यहाँ महत्तम समापवर्त d दिया हुआ है। महत्तम समापवर्त जो दोनों में कॉमन हो वो महत्तम समापवर्त होता है। देखो, यहाँ भी 2 की घात 3 है, यहाँ भी 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, ये महत्तम है। 7 यहाँ है लेकिन यहाँ पे नहीं है, 3 यहाँ है, यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब 8 हमारा महत्तम समापवर्त है, 8 ही d है, क्योंकि प्रश्न में दिया गया इसका महत्तम समापवर्त d है। तो इस तरह हमने इसका महत्तम समापवर्त निकाल लिया। अब आगे x और y के मान ज्ञात कीजिए जो d बराबर 56x प्लस 72y को संतुष्ट करते हैं। तो देखो, इसका मतलब है कि 8 बराबर d बराबर था ना, तो 8 बराबर 56x प्लस 72y है। 8 को हम फिर से लिखते हैं, 8 बराबर 56 को अगर यहाँ से देखें, देखो यहाँ पे 56 के गुणनखंड किए हैं हमने। 56 क्या है? 8 गुणा में 7, तो इसे 8 गुणा में 7 ले सकते हैं। और 72 को हमने यहाँ किया, देखो 8 गुणा में 9, तो 8 गुणा में 9 y। इन तीनों में से हम 8 से भाग कर दें। अगर तीनों को 8 से भाग कर दें तो तीनों में 8 से कट जाएंगे। तीनों को 8 से भाग करने पर 1 बराबर, यहाँ 8 से किया 7x प्लस 9y। तो एक नई समीकरण आ गई, रैखिक समीकरण, मतलब एक रेखा का समीकरण आ गया है। अब इसमें हम x और y के मान निकाल सकते हैं। रैखिक समीकरण हमने 9वीं क्लास में पढ़ा था ना, 9वीं कक्षा में, तो वहाँ पे एक को चर लेते हैं, एक को अचर लेते हैं। मान लो हमने लिया 9y बराबर 1 माइनस 7x और y बराबर 1 माइनस 7x बटे में 9। अब इसमें हम x के मान रखते जाएंगे, y के मान निकलते जाएंगे। मान लो, अब इसे करते कैसे हैं इसको भी ध्यान रखना। मान लो x का मान 1 रखते हैं हम। अगर हम x का मान 1 रखते हैं तो क्या आएगा? 1 गुणा 1, पहले ऐसे देखो, अगर x का मान 1 रखते हैं तो 7 को 1 से गुणा किया हमने तो कितना आएगा? 7। अब दोनों काम करके देखो, 7 को 1 में जोड़ो तो 8 आएगा, 8 9 से भाग नहीं होगा। 7 में 1 घटाओ तो देखो 6 आएगा, 6 भी 9 से भाग नहीं होगा। मतलब 1 से कोई फ़ायदा नहीं है 1 रखने से। अब हम रखते हैं 2 रखते हैं अगर हम, तो x की जगह 2 रखो। 7 को 2 रखा हमने, 7 दूनी 14 आया। अब 14 में 1 जोड़ो तो 15 आएगा, 15 9 से भाग नहीं होगा। 14 में 1 घटाओ 13 आएगा, 13 भी 1 से भाग नहीं होगा, इसे भी छोड़ दो। अब हम x जगह रखते हैं 3। 7 में 7 या 21 होता है, 21 आ गया। तो 7 या 21 में से 1 घटाओ तो कितना होगा? 20, और 1 जोड़ो तो हो जाएगा 22, कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम x जगह 4 रखते हैं। देखो, 7 को 4 से गुणा किया तो 28 आ गया। 28 में 1 जोड़ा तो 29 आएगा, लेकिन 1 घटाओ 27 आएगा। 1 घटाने पे 27 आ जाएगा, और 27 जो है 9 से कट जाएगा, 9 या 27। इसका मतलब हम 4 मान रखेंगे, x का मान 4 रखेंगे यहाँ पे।
देखो घटाने और जोड़ने की बात इसलिए कर रहा हूँ मैं, अगर मान लो इनको जोड़ने पे 9 से कटने वाली संख्या आती है तो हम x का मान माइनस में रखेंगे ताकि ये माइनस और माइनस प्लस हो जाए, ये माइनस का x और माइनस का 7 मिलके प्लस हो जाए और ये दोनों जुड़ जाए। अगर घटाने पे आता है तो x का मान हम प्लस में रखेंगे ताकि ये नेगेटिव बना रहे पूरा और ये 1 इससे घट जाए। तो यहाँ पे हम रखते हैं x बराबर 4। तो देखो y बराबर क्या आएगा, 1 माइनस 7 गुणा में 4 बटे में 9, 1 माइनस 7 चौक 28 आ गया बटे में 9, तो ये आ गया माइनस 27 बटे में 9 मतलब -3। तो y का मान -3 आ गया और x का मान 4 आ गया। हमसे x और y का मान पूछा गया था, इसमें दोनों निकाल दिया हमने। अब आते हैं तीसरे भाग पे इसके। यह भी प्रदर्शित कीजिए कि x और y अद्वितीय नहीं है। अद्वितीय मतलब यूनिक नहीं है, मतलब x y और भी हो सकते हैं। तो देखो ये जो हमारी समीकरण है एक सरल रेखा को प्रदर्शित करती है और एक सरल रेखा पे अनंत बिंदु हो सकते हैं और हर बिंदु को हम इस रेखा का हल बोलते हैं। तो x और y के अनंत मान हो सकते हैं जो रेखा पर स्थित हैं, इसलिए x और y अद्वितीय नहीं है। इस तरह हमने इसके तीनों भाग कर लिए। इस प्रश्न में दिया गया है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनको ऐसी परतें बनाना चाहता है ताकि प्रत्येक परत में बर्फियों की संख्या समान रहे और परतें बर्फी की थाल में न्यूनतम स्थान घेरें या न्यूनतम क्षेत्र घेरें। देखो वो क्या करना चाहता है कि इसे एक बर्फी रखे, उसके ऊपर दूसरी बर्फी रख दी, ऐसी तीसरी बर्फी रख दी, ऐसे परतें बनाना चाहता है। हमें निकालना है कि इसमें जो परतें होंगी उसमें कितनी बर्फियां हैं, कितनी बर्फियां रखी जाती हैं प्रत्येक परत में। अगर हम हर परत में ज़्यादा बर्फी रखें, हर स्टैक के अंदर ज़्यादा बर्फियां रखेंगे, तभी उसमें थाल में कम से कम जगह घेरेगा वो। तो हमें ऐसी संख्या प्राप्त करनी है जो 420 और 130 को पूरा पूरा भाग दे दे, मतलब 420 और 130 का महत्तम समापर्त। इसका महत्तम समापर्त ऐसी संख्या है जो दोनों को पूरा पूरा भाग कर देगी। तो इनका महत्तम समापर्त निकालने के लिए पहले हम 420 का गुणनखंड करते हैं। 420 को 2 से भाग किया तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0 आ गया। फिर 2 से भाग किया, 2 एकम 2, 0, 2 पंजे 10। अब ये हो जाएगा 3 से भाग, तो 3 3 9 और 3 पे 15 और 5 35। तो अगर हम 420 का गुणनखंड निकालते हैं तो ये 2 की घात 2 आ गया, गुणा में 3 गुणा में 5। 130 का भी निकालते हैं भाज्य गुणनखंड हम। 130 को 2 से भाग किया तो 65 आ जाएगा। अब ये 5 से कटेगा, 5 से काटा 13 आ गया और 13 ऐसे आ गया। 13 से भाग किया 1 आ गया। तो 130 के भाज्य गुणनखंड निकालते हैं हम तो आएगा ये 2 गुणा में 5 गुणा में 13। अब देखो महत्तम समापर्त क्या होता है, महत्तम समापर्त जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो। जैसे x की पावर देखो यहाँ 2 की पावर 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, पर इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ ये वाला 2। देखो 2 की घात 1 तो दोनों में ही है ना, तो हम 1 2 ले सकते हैं इन दोनों में से। इन दोनों में से 1 2 ले लिया। अब दूसरा देखो ये 5 भी दोनों में कॉमन है, यहाँ भी 5 और यहाँ ही 5 है, तो हम 5 को ले सकते हैं एक बार। 13 यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है, और 3 यहाँ पे है लेकिन यहाँ नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ आ गया 10। 10 का मतलब ये हुआ कि जो हर परत में अगर वो 10 बर्फी रखता है ऐसे यहाँ पे, तो कम से कम जगह घेरेंगी, न्यूनतम क्षेत्र घेरेंगी वो। अभी ये प्रश्न तो यहाँ ख़त्म हो गया कि प्रत्येक परत में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि कितनी परतें बनेंगी, तो उस केस के लिए हम 420 को, मतलब जो काजू की बर्फियाँ हैं उसको 10 से भाग करेंगे। देखो ये कट गया, तो 42 परतें बनेंगी काजू बर्फी की उस थाल के अंदर। 42 जगह ये परतें रखी जाएंगी काजू की। और 130 को अगर भाग करें हम 10 से तो आएगा 13 परतें रखी जाएंगी दूसरी बादाम की बर्फियाँ। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है। अभी तो प्रश्न हमारे पास सिर्फ ये पूछा गया कितनी परतें बने, परतों में कितनी बर्फी आएंगी, तो ये आ गया। और ये हमने निकाला है कितनी परतें बनेंगी, तो कुल मिला के 55 परतें बनेंगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 और 967 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 प्राप्त होते हैं। देखो इस प्रश्न में हमें बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है।
जो इन दोनों को विभाजित करे तो ये शेषफल आए। तो हम पहले वो संख्या निकालें जो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, अर्थात 2053 में से शेषफल 5 बचना चाहिए, तो हम शेषफल को ही हटा देते हैं, तो ये आ जाएगा 2048। और ऐसे ही 967 में से शेषफल 7 बचना है, 7 हटा दो तो 960 आ गया। अब प्रश्न ये इस तरह बदल जाएगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2048 और 960 को पूर्णतः विभाजित कर दे, अर्थात 2048 और 960 का महत्तम समापर्त। महत्तम समापर्त निकालने के लिए हम इस प्रश्न में इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले हम करते हैं 2048 के। देखो 2 से भाग किया तो आया 1 0 2 4, फिर 2 से भाग किया 5 1 2, फिर 2 से किया 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 छीक 12, फिर 2 से किया इसको तो 1 2 और 8, फिर 2 से किया 6 4, 2 से किया 32, फिर 2 से किया तो 16, फिर 2 आ गया इसमें तो 8 4 और 2 2 और 2 1। देखो 2 इसमें कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अर्थात 2048 बराबर 2 की घात 11 है। अब ऐसे ही करते हैं हम 960 का अभाज्य गुणनखंड। 960 को 2 से भाग किया तो आएगा 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से किया 24, फिर 2 से किया तो 2 1 2 0, फिर 2 से करो भाग इसको तो 2 छीक 12 30। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद हमारा जो महत्तम हो या लघुत्तम हो काफ़ी आसान हो जाता है। अब ये 5 से भाग करेंगे तो 5 से 35 और ये 7 से भाग किया 1 आ गया। तो 960 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 की घात 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 गुणा में 5 गुणा में 7। देखो जो महत्तम समापर्त होता है वो इन दोनों में उभयनिष्ठ चीज होती है। अब इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, 2 की कुछ घातें हैं। यहाँ 2 की घात 6 है और यहाँ 2 की घात 11 है, अर्थात 2 की घात जो 5 है तो 6 है वो दोनों में है। 2 की घात 6 यहाँ पे भी है और यहाँ भी है, तो 2 की घात 6 ले लें कॉमन हम, ये हमारा महत्तम आ गया। और 2 की घात 6 कितना होता है, 2 को अगर 6 बार भाग कर गुणा करें हम तो आएगा 64, अर्थात 64 वो संख्या है जो 2048 और 960 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। लेकिन अगर हम 2053 को भाग करेंगे तो 5 शेष आएगा, 967 को भाग करेंगे तो 7 शेष आएगा। एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी और गणित में भाग लेने वाले प्रत्याशियों की संख्या क्रमशः 60, 84 और 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रत्याशी बैठाए जाएं, तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। देखो अगर हमें न्यूनतम संख्या निकालनी है, यहाँ देखो दिया ना कमरों की न्यूनतम संख्या, मतलब हर कमरे में अधिकतम विद्यार्थी होने चाहिए, अधिकतम प्रत्याशी होने चाहिए। तो यहाँ पहले हम ये निकालते हैं कि अधिकतम हम एक कमरे में एक ही विषय के, देखो एक ही विषय दिया हुआ ना, एक ही विषय कितने प्रत्याशी बैठा सकते हैं हम। तो यहाँ पे हमें 60, 84 और 108 दिया हुआ है, तो हमें वो संख्या ढूंढनी है जो तीनों को बराबर भाग में बांट सके, तीनों को विभाजित कर सके। तो वो संख्या क्या होगी, इनका महत्तम समापर्त। तो हम इनका पहले महत्तम समापर्त निकालते हैं। पहले 60 को लेते हैं, 60 को 2 से भाग किया तो 30 आया, फिर 2 से भाग किया तो 15, 2 से भाग होगा नहीं अभी, अब 3 से भाग करेंगे तो 5 और 5 से भाग किया तो 1, अर्थात अगर इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम 60 के तो 2 की घात 2 गुणा में 3 गुणा में 5 आएगा। अब ऐसे ही करते हैं हम 84 के अभाज्य गुणनखंड। 2 से किया तो 4 और 2 आएगा, 2 से करेंगे 2 और 1 आएगा, फिर ये 3 से भाग हुआ, 3 सत्ते 21 और 7 से किया तो 1 आएगा, अर्थात 84 का जो अभाज्य गुणनखंड आएगा ये आएगा 2 की घात 2 गुणा में 1 बार 3 और 1 बार 7 आएगा। अब तीसरी संख्या हमारी 108 है, सबसे ज़्यादा गणित के विद्यार्थी हैं। फिर 2 से भाग करेंगे इसको तो 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 से किया 27 दूनी 54 होता है। अब ये 3 से भाग होगा, 3 निम 27, 3 3 9 और 1 3 1 3, तो ये आ गया 108। 108 गणित के विद्यार्थी हैं।
देखो ये भी 2 की घात 2 आएगा गुणा में 3 की घात 3। महत्तम समापर्त के लिए हम इन दोनों में कॉमन लेते हैं, तीनों में, या तीनों संख्याएं हैं इनके अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन आएगा। देखो एक कॉमन तो ये आ रहा है, ये मैं 2 की घात 2 लिखना भूल गया, यहाँ पे 2 की घात 2 बार आई थी, तो एक कॉमन तो आ गया हमारे पास, ये 2 की घात 2। दूसरा कॉमन देखो इन तीनों में, यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 3 है, तो एक घात तो तीनों में कॉमन है, तो मतलब 2 की घात 2 और 1 बार 3 ऐसे लिख सकते हैं हम, अर्थात 4 गुणा 3 12। 12 वो संख्या आ गई जो इन तीनों संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर सकती है। तो अभी हमने निकाला है विद्यार्थियों की संख्या, अधिकतम एक कमरे में 12 विद्यार्थी बैठा सकते हैं एक ही विषय के। हमें निकालना क्या है कि न्यूनतम कमरों की संख्या, कमरों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो हम निकालते हैं पहले हिंदी वाले विद्यार्थी, हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए कितने कमरों की आवश्यकता होगी। हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए कमरों की आवश्यकता, देखो हिंदी के 60 विद्यार्थी हैं और एक कमरे में सिर्फ 12 बैठ सकते हैं, मतलब 5 कमरे इनको चाहिए हिंदी वालों को। उसके बाद निकालते हैं, दूसरा है हमारे पास अंग्रेजी, अंग्रेजी वाले विद्यार्थियों के लिए, अंग्रेजी वाले 84 हैं और इसको 12 से भाग किया तो 12 से 84, 7 कमरे इनको चाहिए। और तीसरे बचे हमारे पास गणित वाले, सबसे ज़्यादा कमरे इनको ही चाहिए। गणित वाले विद्यार्थी 108 गणित वाले विद्यार्थी हैं और 12 से भाग किया तो 12 में 108, मतलब जो कुल हमारे पास है टोटल इनका कुल कितने कमरे चाहिए। कुल कमरों की संख्या 5 + 7 + 9, 7 और 5 12 और 9 21, कुल 21 कमरे चाहिए, जिनमें से 5 हिंदी के लिए, 7 अंग्रेजी और 9 गणित के लिए। इंग्लिश, हिंदी और गणित की पुस्तकों को 3 स्तंभों में इस प्रकार रखना है कि विषय विशेष की सभी पुस्तकें समान ऊंचाई के स्तंभ में रखी जाएं। इंग्लिश की पुस्तकों की संख्या 96 है और हिंदी की पुस्तकों की संख्या 240 है तथा गणित की पुस्तकों की संख्या 336 है। यह मान लें कि पुस्तकें समान मोटाई की हैं, तो इंग्लिश, हिंदी और गणित की पुस्तकों के स्तंभों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो हमें सभी पुस्तकों को, इसमें दी गई सभी पुस्तकों को स्तंभों में रखना है, मतलब स्टैक्स बना के रखना है, ऐसे एक के ऊपर एक ऐसी किताब रखते जाना है ऐसे पूरा। हमें ये ज्ञात करना है कि एक स्तंभ में कितनी पुस्तकें आएंगी, पहले ये निकालेंगे। इसके बाद निकाल सकते हैं हम कि इंग्लिश के कितने स्तंभ बनेंगे। जब हमें ये पता लग गया कि एक स्टैक में, मतलब एक यहाँ स्तंभ में कितनी पुस्तकें हैं, तो इंग्लिश की कुल पुस्तकों को भाग कर देंगे, 96 को कुल भाग कर देंगे 1 से, तो हमारे पास ये पता लग जाएगा कि इंग्लिश की कितने स्तंभ हैं, स्तंभों की संख्या कितनी है। तो पहला काम हमारा ये है कि वह अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है जिसमें इनके स्तंभ बनाए जा सकें, अर्थात 96, 240 और 336 का महत्तम समापर्त। महत्तम और समापर्त निकालने के लिए पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। 96 का महत्तम समापर्त अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से भाग किया इसको तो 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से किया तो 24 आएगा, फिर 2 से किया 12 आएगा, 2 6 12 और 2 3 6, तो लास्ट में 3 आ गया। अर्थात अगर हम 96 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो यहाँ 4 बार तो 2 आया है, 2 की घात 4 गुणा में 1 बार, नहीं 2 की घात 5 है, इसमें 2 की घात 5, ये भी 2 है, गुणा में 1 बार 3 आया है। अब आते हैं अगली संख्या पे हम। अगली संख्या हमारे पास है 240। 240 को 2 से भाग किया 120 आएगा, फिर 2 से भाग किया 60 आएगा, फिर 2 से किया 30 आएगा, 2 से करेंगे 15 आएगा, 3 से करेंगे 5 आएगा। तो 240 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे, देखो यहाँ 2 की घात 4 है, 2 4 बार आया, 2 की घात 4, 3 और 5 दोनों आ रहे हैं, तो 3 गुणा में 5। अब आज देखते हैं हम तीसरी संख्या 336। इसको 2 से भाग करेंगे, 2 1 कम 2, 2 6 12 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से भाग करते हैं, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 से किया 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2। अब ये 2 से भाग नहीं होगा, अब इसे 3 से भाग करते हैं, 3 7 21, अर्थात 336 का जो अभाज्य गुणनखंड है इसमें 2 की घात 4 आई है,
2 की घात 4 गुणा में एक 3 आएगा और एक 7 आएगा। अब हम इन तीनों का महत्तम समापवर्त निकालते हैं। देखो महत्तम समापवर्त इन तीनों में जो कॉमन संख्या होगी, जैसे 2 की घात, देखो इन तीनों में 2 है, 2 की घात यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, लेकिन यहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब 2 की घात 4 सभी में कॉमन है, 2 की घात 4 सब में कॉमन है, गुणा। अब हम देखते हैं 3, देखो 3 की घात सब में एक एक घात है, तो इसका मतलब है 3 को एक बार ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, कुछ भी तीनों में उभयनिष्ठ नहीं है, अर्थात ये हमारा उत्तर आ गया। 2 की घात 4 होता है 16 और 16 को 3 से गुणा के 16 3 48। हर स्तंभ के अंदर 48 पुस्तकें आएंगी, ये हमें पता लग गया है। अब हमें निकालना क्या है इसमें, इंग्लिश, हिंदी और गणित की पुस्तकों के स्तंभों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें स्तंभों की संख्या ज्ञात करनी है, तो मतलब कुल पुस्तकों को एक स्तंभ की संख्या से भाग कर देंगे हम। एक स्तंभ में पुस्तकों की संख्या से भाग कर देंगे तो स्तंभों की संख्या आ जाएगी। अगर हम इंग्लिश के निकालते हैं, इंग्लिश के स्तंभों की संख्या, तो देखो 96 कुल है और इसको 48 से भाग किया तो आ गया 2। दूसरा हमारे पास है हिंदी, हिंदी के स्तंभों की संख्या बराबर, हिंदी की पुस्तकें 240 है और इसको 48 से भाग करेंगे तो देखो कितना आएगा 5। देखो हम ऐसे भी भाग कर सकते हैं, यहाँ ध्यान से देखो जो गुणनखंड बनाए थे हमने, यहाँ 2 की घात 5 है और 3 है, हमने 2 की घात 4 और 3 को महत्तम समापवर्त लिया है, यहाँ क्या बचेगा, इसमें सिर्फ 2 की एक घात बचेगी, तभी इसका उत्तर 2 की एक घात आया है। दूसरे वाले में 2 की घात 4 और 3 को हमने महत्तम लिया है तो 5 बचा है, तो यहाँ 5 आ गया। अगले वाले में अगर हम भाग करते हैं, हिंदी के बाद क्या था गणित, गणित की पुस्तकें निकालते हैं तो 336 को 48 से भाग करेंगे तो देखो क्या आएगा 7। क्यों आएगा, यहाँ देखिए, अगर हम 2 की घात 4 गुणा 3, ये तो हमारा महत्तम समापवर्त था, बचा यहाँ क्या 7, तो 7 ही यहाँ आ जाएगा। इस तरह ये स्तंभ बनेंगे हमारे पास गणित, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी और गणित के।